हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के अर्थशास्त्र को पढ़ा है। केन्स, रिकार्डो, एडम स्मिथ, सबके अर्थशास्त्र को पढ़ा है और बड़े बड़े दुनिया के ज्ञानी मानी व्यक्तियों के मार्क्स के विचारों से हम सहमत हुए हैं, पढ़ाई किया है, जाना है। लेकिन अगर इंडिया की बात हो तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ज्ञानी आदमी किसको माना गया है अभी तक का? वो है कौन? कौटिल्य। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे मुझे तो लगता है पूरे संसार के सबसे ज्ञानी इंसान थे। और उनके जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे, उन्होंने जो अर्थशास्त्र के बारे में विचार दिया है वो अभी की परिस्थितियों के लिए भी वो योग्य है। उस समय की तो बात ही अलग थी, लेकिन अभी की परिस्थितियों के लिए भी वो योग्य है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री थे और 321 ईस्वी पूर्व उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है कौटिल्य अर्थशास्त्र। उसी में उन्होंने जो अपने अर्थशास्त्र के संदर्भ में जो विचार दिया था उसको हम लोग कम 7 बिंदुओं में पढ़ सकते हैं। ये 7 बिंदु ये हैं, उसमें हम लोग पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि उन्होंने क्या विचार दिया था। वेल्थ के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, लेबर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, ट्रेड के बारे में, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर के बारे में, और वार्ता एक हिंदी शब्द है उसको हम बाद में बताएंगे। इन सब के बारे में उन्होंने बताया था। वो वैसे तो उनको कौटिल्य कहा जाता है, लेकिन उनका चाणक्य के पुत्र थे, इसलिए चाणक्य नाम से भी उन्हें जाना जाता है। उनका फर्स्ट पॉइंट था वेल्थ के बारे में। वेल्थ के बारे में उन्होंने ये कहा था कि वेल्थ बहुत ज़रूरी है, बट वो हमारे जीवन का एम नहीं हो सकता है। उसका काम है कि हम जीवन के एम को जो पूरा करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने का वो साधन है। उसके माध्यम से हम अपने जीवन के जो एम है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो कि हम लोग भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम बहुत कुछ समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, तो उसको हम अपने जीवन का एम नहीं बना सकते हैं। और वो जब भी अगर हम धन की वो बात करते हैं, मटेरियल धन की वो बात करते हैं, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके का धन का ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि वो उपयोगी हो और हस्तांतरण हो सके, एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरण हो सके। धन की ये सब कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने हमारे यहाँ जैसे कि आप लोग सबको पता होगा कि एक वर्ण व्यवस्था होता था जिसमें सभी के लिए कार्य निर्धारित कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले बार ये बताया कि ये इस तरीके की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि हाँ कोई वर्ण कर सकता है खेती, कोई वर्ण नहीं कर सकता। सभी वर्ण के लोग खेती कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जो होता है, पशुपालन विभाग, वो राजस्व का सरकार के धन प्राप्ति का वो सबसे मुख्य स्रोत बन सकता है, जो कि अभी भी हमारे देश के लिए तो अभी भी ये कंटिन्यू है। जो एग्रीकल्चर से हमें बहुत अच्छा हमारी राष्ट्रीय आय की में बहुत बड़ा भाग एग्रीकल्चर से जा रहा है। और पशुपालन के लिए भी उन्होंने कहा कि पशुपालन भी एक ऐसा विभाग है जिससे हम अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और आप देख रहे हो कि अभी भी ये बात, अगर हम उस समय की बात करते हैं और अभी की भी बात कर रहे हैं, तो ये बात अभी भी कायम है। थर्ड, उन्होंने लेबर एंड वेलफेयर की बात की थी। लेबर एंड वेलफेयर की बात उन्होंने की थी, उसमें जो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने लेबर के पक्ष में बहुत ही सही बात सब कही थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति काम करते करते बीमार पड़ जाता है, बीमार हो जाता है, तो वो छुट्टी ले सकता है। दास प्रथा वाला उनका कोई विचार नहीं था, वो छुट्टी ले सकता है और मालिक को चाहिए कि उसको पूरा पेमेंट करे। इसके अलावा अगर मालिक काम करवा रहा है, बीच में किसी भी कारणवश उसने काम बंद करवा दिया, तो वो अपने नौकर को पूरा का पूरा पैसा देगा। उसे पूरी जो अपने लेबर को पूरा का पूरा पैसा देगा और एक अच्छा माहौल रखेगा और अच्छी तरीके से उन्होंने कहा कि बिहेवियर की बात भी कही कि अच्छे बिहेव करेगा। तो कहने का मतलब है कि वो दास प्रथा के खिलाफ थे। इसके अलावा उन्होंने फाइनेंस के बारे में बात की है, ट्रेड के बारे में बात की है, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर के बारे में बात की है, वार्ता के बारे में बात की है।
स्टूडेंट्स, इसके बाद हम फाइनेंस की बात करेंगे। राजस्व की बात जब हम करते हैं तो उन्होंने कहा कि कर तो लेना उचित है, बट कर ऐसा होना चाहिए कि आय के हिसाब से होना चाहिए और जनता पर भार ना पड़े। वो इस तरीके का हो कि जनता को पता भी नहीं चले कि उनसे कर लिया जा रहा है, और यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो उसे अधिक लिया जाए, कम है तो कम लिया जाए, और अगर आय बहुत कम है तो उसे ना लिया जाए। फिर उन्होंने बात की है ट्रेड की। ट्रेड में उन्होंने सरकार का सहयोग देने की बात की है, गवर्नमेंट के सहयोग देने की बात की है, और उन्होंने व्यापारियों को आयात निर्यात करने में मदद करने की बात की है, सड़क निर्माण की बात की है, यातायात के साधन की बात की है। तो इस प्रकार से उन्होंने सरकार के पूरे सहयोग की बात की है, और ये बहुत ही ज़रूरी था, तभी वो व्यापार आगे बढ़ेगा। और आज के हिसाब से भी अगर हम जान रहे हैं तो उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की अभी, कि व्यापार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इससे राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। तो ये अभी भी कितनी मॉडर्न टाइप की उनकी इकोनॉमिक्स की बात उन्होंने की है। स्टूडेंट्स, कौटिल्य ने सामाजिक सुरक्षा की भी बात की है और वेलफेयर स्टेट की भी बात की है। उनका ये मानना था कि राज्य सरकार को अपने जनता के प्रजा की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना चाहिए और वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना चाहिए, और अपने राजस्व का 1/4 भाग अपने राज्य के जो खजाने से होता था उस समय, उससे 1/4 उन्होंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी पर खर्च करना चाहिए। और कभी अकाल या किसी तरीके के भूकंप या प्रकृति आपदा आ जाए तो राज्य को पूरा सहयोग अपनी प्रजा को करना चाहिए। फिर उन्होंने पॉपुलेशन की बात की है, तो उन्होंने पॉपुलेशन को एक मानव संसाधन की बात की है कि जितना अधिक पॉपुलेशन होगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा देश के लिए। और जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है, उन्होंने 15% ब्याज की दर को उचित माना है। लास्ट में हम वार्ता का जिक्र करेंगे। वार्ता एक हिंदी शब्द है, और वार्ता प्राचीन विचारकों ने कई बार इसका प्रयोग किया था, और लेकिन कौटिल्य ने वार्ता के स्थान पर अर्थशास्त्र का प्रयोग किया था। उस अर्थशास्त्र में उन्होंने नीति शास्त्र, न्याय शास्त्र दोनों को सम्मिलित किया था। तो इस तरीके से उनके 9 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। और स्टूडेंट, हम जहाँ तक देख रहे हैं कि उनके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र है, न्याय शास्त्र भी है, सब कुछ है, नीति शास्त्र भी है, सब कुछ भी है। तो मैं तो बहुत ही प्रभावित हूँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। आप लोग भी जरूर पढ़िएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र।